आपको लगता है कि बिहार भाजपा के वो नेता जो आग उगलते थे, उनको कभी बिहार में मंत्री बनने को नसीब हुआ? रिलीजियस जो इंटॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये दोनों तरफ से होता है। अगर भाजपा को हराना है तो आपको हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करनी ही होगी। दलित वाला चैप्टर नहीं चला तो अब ओबीसी वाला चैप्टर चलाया जा रहा है कि हमारे पास चिराग है, हमारे पास पशुपति पारस है, मांझी हैं, आपके पास क्या है? कौन है बताइए? राजद जो अब तक नीतीश कुमार से दबी हुई थी सरकार में, वो भी अब समझ गए कि नीतीश के पलटने का इंतजार करें, कुछ कीजिए। जो सरकार के अंदर में वो कोई ऐसा कानून नहीं ला सकते जिससे कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाए या उनकी यात्रा दी जाए या उनको देश के वाजिब हक में से हिस्सा न मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चिड़फाड़। दिन भर की जो खबरें होती हैं बिहार के राजनीति या देश की राजनीति, उस पर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं, उसका चिड़फाड़ होता है। बिहार के राजनीति में जो स्थितियां सनातन धर्म को लेकर के चल रहा है, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करना, या फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जिस प्रकार से हमले करते हैं, एक के बाद एक उनका हमला जारी होता है। अब इस हमले के बाद से राजद कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर देती है। बार बार जब सवाल खड़ा किया जाता है तो सीधे बीजेपी पर हमला कर देती है। क्या प्लानिंग चल रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है कि सनातन धर्म पर, सनातन पर हमला नहीं, नीतीश के विकल्प की तैयारी में लगी है राजद, कांट भांज चालू है। चलते हैं हम अपने डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास में। सर, सनातन पर जो चीज़ें चल रही हैं, क्या जो हमारा विषय है आज का कि नीतीश के विकल्प की तैयारी है, सर कैसे है, जरा समझाने की कोशिश करें। देखिए, सनातन पर हमला आज से नहीं किया जा रहा है जी। और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई विदेशी आक्रांता है जो आया है देश पर शासन करने के लिए, अपना धर्म लेकर आया है इम्पोज करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के तहत की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, जिसमें समावेश की बात की जा रही है, सभी धर्मों के लोगों को जगह मिलेगा, जनेऊधारी राहुल गांधी हैं, शिव भक्त राहुल गांधी हैं, हर तरीके की उपमाएं उनको दी जाती हैं। और उसी गठबंधन में प्रमुख सहयोगियों और उन बड़े नेताओं के पुत्रों द्वारा जो बयान दिया जाता है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से जो बयान आया हो जी, या आपने देखा कि किस तरीके से स्टालिन के बेटे ने, जो उदयनिधि नाम है उनका, क्या नाम है मुझे नहीं पता, जो बयान उन्होंने दिया, ये बयान भारत जैसे देश में ही कोई देकर सुरक्षित अपने घर में रह सकता है। अब क्या किसी भी शरिया कानून लागू देश में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पाक कुरान को या अल्लाह ताला को या इस्लाम को, अगर उनके खिलाफ कोई अगर ऐसी बातें कर देता है तो क्या वो अपने घर में सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व की जो जांच एजेंसियां हैं, बड़े बड़ी ताकतें हैं, तथाकथित रूप से जो आईसिस पे काबू करने वाले, जो तेल कारखानों गोदामों को हमला करके ध्वस्त करने वाले, माने जितने भी इस्लामिक स्टेट्स थे और जितने भी उनके बड़े बड़े लीडर्स थे जो विश्व विरोधी थे तथाकथित रूप से, उनको समाप्त करने वाले लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर कोई इस्लामिक स्टेट अपने इस निंदा पर कोई बड़ा जो सजा दे दे किसी को, नागरिक को, किसी भी देश के, तो कोई रोक नहीं सकता है। आप अपील ही कर सकते हैं। और भारत का समावेशी है, मैं सुनता हूँ, इनटॉलरेंस की बात सुनता हूँ, मैं बहुत सारी बात सुनता हूँ, और मुझे हंसी आती है कि जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो आज भी है, बस बदला एक सरकार है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक जो बदलाव उन्होंने अपनी राजनीति में लाया है वो बहुत बड़ा है जी। लेकिन फिर भी चूंकि देखिए राजनीति तो चलती रहनी चाहिए, विरोध हर मुद्दे पर होना चाहिए। अब सुनते थे कि एक जमाना था कि कोई सरकार अगर कानून लेके आती थी तो विपक्ष विरोध करने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर देता था ये भी तर्क दिया गया इस देश में। तो राजनीति बेसिकली विरोध से ही उत्पन्न होती है, और एक स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म लॉज की बात करते हैं, जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, अगर मैंने सुना है कि अगर किसी इस देश में पहले हुआ करता था ऐसा, जब से बदला क्या समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के आगमन से पहले जब कांग्रेस का एक काल था, तो याद है कि कोई अगर पेंटर अगर
अल्लाह की तस्वीर बना दे, इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दे, या ऐसी कुछ तस्वीरें बने, तस्लीमा नसरीन उसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या होता था कि जो उसका सर कलम करके लाएगा, उसको इस्लामिक जो संगठन है वो 4 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे। कभी हिंदू देवी देवताओं को अपमान को लेकर ऐसी बातें आपने नहीं सुनी होगी। कुछ हद तक शिवसेना एक पार्टी थी, उसके बाद आरएसएस कुछ हद तक इस पर बयानबाजी करके बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान आएगा इंडिया खेलने के लिए तो पिच खोद दिया जाएगा, कौन खोदता था? उसी इंडिया गठबंधन में बैठा हुआ शिवसेना। जी 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 जी। तो ये राजनीति इतनी ही दूर में होती थी। हिंदू कभी अग्रेसिव होकर इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते थे। हालांकि आज भी उस तरीके से रिएक्शन नहीं आता है। जो स्टालिन, मैं फिर वही कहूँगा, अब स्टालिन अपने घर में इतनी आसानी से, इतनी सुरक्षा से नहीं रह पाते, क्योंकि उनका स्टेट भी इसी देश में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस देश में आज भी बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदुओं की है। और वही डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनती है। अब उसको अलग अलग हिस्से में तोड़ा जाता है कि दलित ये हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, मैं माफ़ कीजिए मुस्लिम तो अलग ही हैं, यादव हैं, ये कुशवाहा है, ये कोयरी हैं, ये ब्राह्मण है, राजपूत हैं। विभिन्न कास्टों में बांटकर उसको अलग अलग जगहों पर उसका वोट छितराने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैंने देखा है पिछले 2-3 चुनाव में, और मैं बहुत आँख खोल के देखता हूँ, कुछ लोगों की तरह टीन का चश्मा पहन के नहीं। पिछले चुनाव में हमने देखा, जब भी आम चुनाव देश के हुए हैं तो पोलराइजेशन हिंदू वोट का हुआ है। और आप अगर इस भ्रम में है कि यादवों ने वोट नहीं किया पोलराइजेशन में, उस लहर में राजपूत नहीं बहे, उस लहर में कुशवाहा कुर्मी नहीं बहे, आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में हैं। वोट प्रतिशत कहता है बिहार जैसे राज्य में जहां भाजपा पनप नहीं पाती है, वो क्लीन स्वीप करती है। एक किशनगंज की सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, तो मुस्लिम बहुल सीट तो और भी आसपास है, उन सीटों पर भी एनडीए जीत के आता है। क्यों जीत के आता है? संपूर्ण हिंदू पोलराइजेशन उससे होता है। अब देखिए, एक तरफ विपक्ष अपने रणनीति पे काम कर रहा है कि सनातन को 10 बात बोल दो, हिंदू देवी देवताओं पर छींटाकशी करो, रामचरितमानस पर बोलो। एक हमारे मंदबुद्धि शिक्षा मंत्री हैं इस प्रदेश के, जो केवल राजद की राजनीति कमजोर करने में लगे हुए हैं, जो मिला जुला कर एक ही धर्म समाज पर हमला कर रहे हैं। आज तक शिक्षा मंत्री कैसे बने हुए हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब इनका समय आ गया है। पिछली बार जो बयानबाजी हुई थी जगदानंद सिंह के द्वारा, जिस बयान पर जदयू बहुत एग्रेसिव हुई थी, नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि उस मीटिंग का बॉयकॉट करने की तैयारी में थे वो। और बहुत हद तक आप जान लीजिए कि इनकी नाराजगी, चाहे जो आलोक मेहता थे उनका बयान जो था, इन बयानों पर रिएक्शन सबसे पहले जदयू का आया है। आज भी जिस वक्त भाजपा समझती कि हुआ क्या, चंद्रशेखर ने क्या बयान दिया है, तब तक जदयू का बयान आ गया था। बिल्कुल। जदयू अलग स्टैंड पर शुरू से काम करती आई है। वो इस पोलराइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। वो नहीं चाहती कि धार्मिक उन्माद का वो हिस्सा बने। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब भी बिहार में किसी क्षेत्र में कोई 2 गुटों में अगर विवाद होता है तो नीतीश कुमार बहुत सेंसिटिवली उसको देखते हैं। जब आपको याद होगा, गोधरा का समय था जिस वक्त राजधर्म की बात की जाती थी, और कोई और किसी ने नहीं किया था, भाजपा के बड़े नेता ने किया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार को बहुत आइडियल रिप्रेजेंट किया गया था कि नीतीश एक ऐसे नेता हैं जो सबकी बात सुनते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आखिर सनातन पर हमला क्यों किया जा रहा है? ये जो हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं कि एक एक करके लोग हमला कर रहे हैं। देखिए, दरअसल आप अच्छे से जानते हैं कि उदयनिधि हिंदुओं के वोट से उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदू उन्हें वोट करें ना करें। ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार में मुसलमानों के वोट को भाजपा अपने पाले में करने की चिंता नहीं करती है। ये बहुत आसान समीकरण है, इसी आसानी से समझाया जा सकता है। इसके अलावा इसको और किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। तो जब उदयनिधि को हिंदुओं की वोट की आवश्यकता ही नहीं है तो वो उनके लिए करेंगे क्यों? अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि तो फिर मत कीजिए, तो फिर उनके धर्मों को गाली क्यों देना, नाराज क्यों करना? देखिए, यही पोलराइजेशन इसीलिए से काम करता है। आपके अंदर गुस्सा इस बात से है कि आपको रोजगार नहीं मिला हुआ है, आपके अंदर गुस्सा इस बात से कि सरकार आपके लिए सोचती नहीं है, आपके अंदर गुस्सा आपके घर के वालों के एक्सपेक्टेशन से है। लेकिन उस गुस्से को पॉलिटिकल पार्टियां चैनलाइज करके कहती है, नहीं, आप में गुस्सा इसलिए नहीं कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप में गुस्सा इसलिए क्योंकि आपका पड़ोसी जो है वो दूसरे जो जाति का है या दूसरे धर्म का है, वो आपके धर्म को सम्मान नहीं करता है, अपमानित करता है। ये
रिलीजियस जो इंटॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये दोनों तरफ से होता है। अगर भाजपा को हराना है तो आपको हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करनी ही होगी। दलित वाला चैप्टर नहीं चला तो अब ओबीसी वाला चैप्टर चलाया जा रहा है कि भाई कुर्मी कुशवाहा को अलग कर लो। भाजपा ने भी वही गेम खेल दिया, चलिए हमको भी कुर्मी कुशवाहा का वोट लेना है, हम भी अपने तरफ से भेजेंगे। चिराग के माध्यम से दलित को अपने पाले में करेंगे, मांझी के माध्यम से जो पिछड़ा समाज है उसको अपने पाले में करेंगे। फिर मुकेश सैनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, इन सब के माध्यम से हम अपने पाले में करेंगे इन वोट्स को। हम भी हिंदू को वोट को टूटने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पर इस रणनीति का काट क्या हो सकता है? इस रणनीति का काट आगे चल के ये हो सकता है कि सनातन ही गलत है। एक बड़े हिस्से को हिंदू वोट बैंक से अलग करो, उन्हें ये रियलाइजेशन दो कि वो हिंदू है ही नहीं। जब हिंदू है ही नहीं तो हिंदू के नाम पर पोलराइज कैसे होगा? अब देखिए एक बात समझ लीजिए, जितना दुखद है कि हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर देश के एक बड़े हिस्से को अल्पसंख्यकों के डराना। आप कुछ देखिए, जो सरकार के अंदर में वो कोई ऐसा कानून नहीं ला सकते जिससे कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाए या उनकी यात्रा दी जाए या उनको देश के वाजिब हक में से हिस्सा न मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शीर्ष केंद्र नेतृत्व में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। और नरेंद्र मोदी ने भी इसका उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी दोनों अलग व्यक्ति हैं, एकदम आचरण को आपको देखना होगा। लेकिन ये एहसास कराया जाता है, ये डर बैठाया जाता है कि आपके वो खिलाफ है, तब उस आधार पर वोट का पोलराइजेशन होता है। और सनातन के खिलाफ बोलकर एक सर्टेन समाज के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज से जुड़ी हुई बातें हों या क्रिश्चियन लोग हों या मुसलमानों को एहसास कराया जाता है कि हम आपकी तरफ हैं, हम इतने आपकी तरफ हैं कि हम उधर गाली तक देने के लिए तैयार हैं, उधर बदनाम तक लोगों को करने के लिए तैयार हैं, उस धर्म को कंप्लीटली राइट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अब समझ रहे हैं कि ये किस लेवल का एक एग्रेशन पैदा करेगा। और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आपकी वोट की संख्या उतनी नहीं है कि आप प्रभावित कर सकें उनको सत्ता में आने से। तो फिर इसमें एक सवाल ये जुट रहा है कि इंडिया गठबंधन जो एक वोट को वो सेंधमारी करने के लिए तमाम चीज़ें वो कर रहा है, तो फिर राहुल गांधी कहते हैं कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। इस पर इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिएक्शन नहीं आना, यहाँ तक कि राहुल गांधी जैसा आपने बताया जनेऊ पहन के घूमते हैं, शिव भक्त हैं। ये सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये छोटे समीकरण काम नहीं करते हैं। बिहार जैसे राज्य में आप जानते हैं कि यहाँ यादवों की संख्या अच्छी है, तो यहाँ नित्यानंद राय को, भूपेंद्र यादव को भाजपा आगे करती है ना। जैसा देश वैसा भेष, व्हेन इन रोम प्ले बाय द रोमन्स। जैसा व्यवस्था है, जैसी वोट बैंक को आपको टारगेट करना है वैसे नहीं कीजिएगा। भाजपा जाके क्यों पीडीपी से गठबंधन कराई कश्मीर में? मुसलमानों का वोट लेने के लिए, वो जानती है कि वहाँ मुसलमानों की बड़ी संख्या है, उनमें एक मैसेज देने के लिए। मोदी क्यों बड़े बड़े जगहों पर चलाते हैं? मोदी क्यों बोलते हैं कि जो दुबई है और दुबई के जो शेख हैं वो उनके मित्र हैं? क्योंकि वो लार्जर पर्सपेक्टिव में एक स्टोरी बनाना चाहते हैं कि भाई जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, कट्टर वाले नहीं, जो लिबरल मुस्लिम्स हैं उनको अपने पाले में कर लो। ये देखिए, वोट बैंक को अपने पाले में करना तो आपको पड़ेगा ही ना। बिहार में यादवों को अपने पाले में करने के लिए नित्यानंद राय नहीं, भूपेंद्र यादव और बहुत लोगों को आगे किया गया, रामकृपाल को भी आगे किया गया था। ये क्यों किया गया था? आज सम्राट चौधरी को आगे क्यों किया गया? क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की एक कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार से ओबीसी छटका है, नीतीश कुमार से लौकुश छटका है, और उसको साधने के लिए एक तरफ भूपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भाजपा लगी हुई है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन बना उसमें दलित चेहरा कोई बहुत बड़ा नहीं लिया गया, मायावती और ओवैसी दोनों को नहीं रखा गया। तो ये एहसास कराया जाएगा ना उनको कि हमारे पास चिराग है, हमारे पास पशुपति पारस है, मांझी है, आपके पास क्या है? कौन है बताइए? दलित का कौन बड़ा चेहरा आपके पास है? आप कहिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के हैं, बिहार के खोजे जाएंगे ना। बिल्कुल। अब पूर्वांचल की बात की तो पूर्वांचल का खोजा जाएगा, आप उत्तर भारत की बात की तो उत्तर भारत का खोजा जाएगा। आप साउथ का दलित खड़ा करके पूरे देश का वोट नहीं ले सकते हैं। और ये हाइपर लोकल थ्योरीज हैं। इन्हीं थ्योरीज पे जैसे उदयनिधि को पता है अच्छे से कि उनको मैंने कैसे वोट अपने पाले में करना है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन लार्जर स्टोरी में राहुल गांधी कभी इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ऐसे नीतीश कुमार इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आप देखिए बिहार में ही, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में बहुत सीधा समीकरण है। बिहार में नीतीश कुमार कभी भी ऐसे किसी बयान को इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनफैक्ट लोगों को सुनना पड़ता है, मीटिंग्स में नीतीश कुमार बुला के बोलते हैं कि आप क्या बोलते रहते हैं ये सब चीज, हम ये सब नहीं मानते हैं। और कई लोगों का तो आप
क्या बोलूँ, नाम तक है याद जिन लोगों को नीतीश कुमार ने एक बार साइड किया इसी सब बयानबाजी के चलते, तो दोबारा जगह नहीं मिला। आपको लगता है कि बिहार भाजपा के वो नेता जो आग उगलते थे उनको कभी बिहार में मंत्री बनने को नसीब हुआ? कभी नहीं। नीतीश कुमार ने एक बात बोल दिया तो बोल दिया, जाइए नहीं बनाइए आप केंद्र में मंत्री, हम यहाँ नहीं बनाएंगे। और गिरिराज सिंह लोग सब लाइन बहुत लंबा है, इस लिस्ट में ढेर नेता हैं जो नीतीश के खिलाफ बोला। और सदन में आप देखते हैं भाजपा नेताओं को नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, बैठो बैठो बैठो, तुम क्या बोलोगे जी, तुमको तो हम बनाए, तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त थे। और ज्यादातर लोग को सीधे धमका देते हैं कि आप अगर ज्यादा बोलिएगा तो आपको भाजपा वाला देगा, हम नहीं देंगे। और ये सभी जानते हैं कि नीतीश भाजपा की दोस्ती कब हो जाए बिहार में ये कहा नहीं जा सकता है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वो बेहतर है बाकी नेताओं से। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं पेच मैं समझाने जा रहा हूँ, जो आपको जो विश्लेषण आप सुनना चाह रहे हैं विश्लेषण का। देखिए, सनातन के खिलाफ बोलना या किसी खास समाज को नाराज करना किसी नेता का मकसद नहीं है। मकसद उसके जो विपक्ष में खड़े लोग हैं, विपक्ष कहना सही बात नहीं है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस देश की ऐसी है कि बोलना पड़ता है। जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं या उनके समानांतर खड़े हैं उनका वोट अपने पाले में करना है। इससे इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक थ्योरम बनाकर नहीं चल सकते हैं। बंगाल में वही कानून का लागू नहीं होता है, बंगाल में मुसलमानों की बड़ी संख्या है, उसको उस वोट को कैसे अपने पाले में करती है ममता जी, कैसे करती है उसको अपने पाले में? केजरीवाल दिल्ली में वोट कैसे अपने पाले में करते हैं? दिल्ली का एक भी रेसिडेंट दिल्ली का नहीं है, मिक्स्ड कल्चर है, बिल्कुल। वहाँ के लोग प्रोग्रेसिव है, नौकरी करते हैं, तो वहाँ केजरीवाल जातीय धर्म पे नहीं बांधते हैं, वहाँ तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाते हैं। वहाँ सीधे जानते हैं कि जो रोज पैसा कमा रहा है वो खर्च कर रहा है, उसको अगर मुफ्त में कुछ दोगे तो वो अप्रिसिएट करेगा उस चीज को। जो 15,000 नौकरी पे फिल्म से लेकर खाना पीना सब देख रहा है और फ्री में 20,000 की 25,000 की नौकरी जो कर रहा हो, वो उसको 10वां 12वां 15वां 18वां 20वां दिन पैसा खत्म हो जाना है। उसको बिल दिमाग में उसका रहता है कि अरे भाई पानी का भी बिल देना है, बिजली का भी देना है, सबका देना है। अगर माफ कर दिया जाए तो वैसे सरकार का तो रोज गोड़ धोकर पिएगा लोग। तो ये अलग अलग राजनीतिक समीकरण है जिन पर सरकारें चुनी और बनती हैं, इन्हीं में जोड़ घटाव करना होगा। और देख लीजिए, भाजपा को आप कितना भी अच्छा बोल दीजिए, कांग्रेस को कितना भी अच्छा बोल दीजिए, जानिए कि ये भी यही राजनीति करते हैं। भाजपा अगर हिंदुत्व की बात नहीं करती तो राहुल गांधी अपने आप को कभी जनाधारी नहीं बोलते हैं। सावन में मटन खाते हैं और अपने आप को जनाधारी बोलते हैं। सावन में बीफ खा लेंगे और सावन में कहेंगे कि मैंने कोई दिक्कत नहीं है, हम शिव भक्त हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है कि मैं लार्जर जो प्रोग्रेसिव या लिबरल हिंदू हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटर हूँ, उनके साथ हूँ मैं। हाँ भाई, जो अपने घरों में बैठे हुए खूब खुश हैं, उनका मैं रिप्रेजेंटेटर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पीछे गाँव में रहती है, और उनको पोलराइज करने में नरेंद्र मोदी भाजपा बड़ा सफल हो जाती है। उसका भी काट है। आप अब बिहार वाली बात कर लेते हैं, विषयहीन हो जाते हैं। बिहार वाली बात यह है कि बिहार में ये सनातन पर हमला करके दरअसल नीतीश कुमार को ही दबाव दिया जा रहा है। यह और कोई रणनीति नहीं है। बीच में जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी वजह से ललन सिंह का कद घटना हो या राजद द्वारा पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार मान लेना हो, या ये बातें फिर चर्चा में आ जानी हो। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को क्या चाहिए था? एक साधारण सा सवाल है, इसका जवाब यही है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को एक ऐसा पद चाहिए था जो नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं तो कम से कम बराबर में उनको खड़ा कर दे, पैरेलल में रहे। जी बिल्कुल। अब ये पद तो मिला नहीं और इसकी संभावना भी दूर दूर तक समाप्त है। 10 लोग साथ तो नीतीश बनेंगे नहीं, ये भी तय है। इसीलिए मुंबई में अनाउंस नहीं हो पाया। अब सीटों का समीकरण जहां तक है वो भी आप जानते हैं कि नीतीश के हिसाब से बिहार में होना नहीं है। बिल्कुल। तो नीतीश के पास रास्ता बचता क्या है? मरता क्या ना करता, वो तो पलटेंगे ही। अब पलट के वो भाजपा के साथ जाएंगे, सरकार गिराएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि भाजपा को फायदा हो जाए, ये सेकेंडरी है। इसमें अभी घुसना बड़ा रिस्की है जी। आप जो इसमें से किसी भी अगर ऑप्शन को चुन लेते हैं तो आपका बहुत हल्का राजनीतिक विश्लेषण हो जाएगा। ये नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है वो, और वो कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर नहीं है। और उसके लिए हमें अक्टूबर के पहले हफ्ते का इंतजार करना ही होगा। तीसरे मोर्चे की भी बातचीत चली है बीच में कि तीसरा बिल्कुल बन सकता है। नीतीश तीसरे मोर्चे में क्या नहीं बना सकते हैं? जो कांग्रेस जब यूपीए मैंने इंडिया के नाम पर यूपीए ही बना ले तो नीतीश तीसरा मोर्चा नहीं बना सकते हैं। नीतीश जहां रहेंगे वो मोर्चा मजबूत रहेगा राष्ट्र स्तर पे। लेकिन
नीतीश कुमार के पैरेलली बिहार में राजद जो अब तक नीतीश कुमार से दबी हुई थी सरकार में, वो भी अब समझ गए कि नीतीश के पलटने का इंतजार करें। कुछ कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ललन सिंह और लालू यादव और तेजस्वी यादव ये एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश भी काटबाज खूब कर रहे हैं। अब ललन सिंह से अलग हट के मीटिंग करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया गया मीटिंग में, फिर डेंगू हो गया उनको मीटिंग से पहले दिल्ली वाले में, सारा उसी के लिए तामझाम किए थे। जब जाना था वहाँ मीटिंग में तो गए भी नहीं किए। ये सब इशारे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ और कहता रहूँगा कि राजनीति में कोई संयोग जैसी चीज़ नहीं होती है। राजनीति शुद्धतः प्रयोगशाला है और यहाँ प्रयोग ही होता है। तो एक सवाल है, ललन सिंह, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ये सब मिल करके ऐसा बयानबाजी सनातन धर्म पर करवा रहे हैं, राजद नीतीश पर दबाव डलवा रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश पर दबाव डाला जा रहा है कि नीतीश कोई फैसला बड़ा करें, जो लंबा खींचना चाह रहे हैं नीतीश कुमार उसको तुरंत करें। क्योंकि देखिए, तुरंत अगर नीतीश कुमार सरकार गिराते हैं या तुरंत भाजपा के साथ जाने की कोशिश करते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस और मिलकर ये लोग उठाना चाहेंगे। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के वो मंत्री, वो विधायक, वो सांसद जो ओबीसी समाज से आते हैं या पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको एक बार में तोड़ने की में आसानी होगी। लालू यादव को, ललन सिंह को और तेजस्वी यादव को, इनको आसानी हो जाएगी। फिलहाल एक बात तो जान लीजिए, मैंने ये बात स्पष्ट तौर पर कई बार कह दी कि जो भी नीतीश कुमार के साथ सवर्ण है, विधायक, सांसद जो भी, वो अब एनडीए में जाने की तैयारी कर रहा है। वो नीतीश पर दबाव डाल रहा है कि चलिए एनडीए वापस। अब बहुत हुआ। हाँ बिल्कुल, बयानबाजी की वजह से, संभावनाओं की वजह से। एक भी यादव वोट नहीं करने जा रहे नीतीश कुमार को, एक भी पिछड़ा वोट नहीं करने नीतीश कुमार को। लव कुश समीकरण में बड़ी संधमारी होने जा रही है। नीतीश कुमार को जो एग्जिस्टिंग विधायक है वो भी जीत के आ जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब यहाँ से नीतीश के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने जो वर्तमान राजनीति है उसको बदले, फेस शिफ्ट करे और कुछ नया उथल पुथल करे बिहार में। वो डायरेक्ट भाजपा के साथ जाना जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा इस बार। चलिए, तो कुछ ना कुछ अलग नीतीश कुमार जरूर प्लान करेंगे। और जो स्थिति वर्तमान में चल रही है सनातन धर्म को लेकर के जो प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए ही ये सारा प्रेशर बनाया जाए? इन तमाम विषयों पर पंचनामा में आज हमने पूरे तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया। इस खबर पर हमारे संपादक डॉक्टर नंदन मिश्रा सर ने। ऐसे ही तमाम चर्चाएं पंचनामा में हम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।